नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। हम आप लोगों के लिए नई नई क्राइम की स्टोरियां, ऐसी दिलचस्प स्टोरियां लाते रहते हैं और आप लोग उन्हें प्यार भी दे रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग नए हैं और क्राइम से रिलेटेड कोई भी कैसी भी स्टोरी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, आप लोग ये सब जानते हैं कि भारत पर बहुत लोगों ने शासन किया है। अब चाहे वो मुगलों का टाइम हो, चाहे वो अंग्रेजों का समय हो, चाहे वो आज का समय हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की सरकार भी भले हम लोगों के लिए अच्छा काम कर रही हो, लेकिन शासन तो है। अब इन तीनों शासन के बीच एक चीज बड़ी कॉमन रही है, वो है अपराध। वो मुगलों के समय में भी होता था, वो अंग्रेजों के समय में भी होता था और वो आज भी है और शायद वो आगे भी रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इन अपराधों के बीच कभी ना कभी एक या दो अपराधी ऐसे आते हैं, या कहीं बहुत से ऐसे अपराधी आते हैं जो अपना नाम जमाने के चक्कर में ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि जब उनकी स्टोरी किसी को कोई सुनाता है तो उसके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। और आज जिस अपराधी की हम बात कर रहे हैं वो है अंग्रेजों के समय का, यानी कि है तो भारत का ही, लेकिन उसने अंग्रेजों के समय में ऐसे ऐसे कारनामे किए कि अंग्रेज सरकार भी डरती थी। इसकी शुरुआत होती है 14वीं शताब्दी से लेकर। अब यह सिलसिला धीरे धीरे शुरू हुआ और समय आया 1790 का। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे कबीले थे, 7 से 8 ऐसे कबीले थे जो उस समय बहुत अपराध को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे, या फिर यूं कहें कि वो हालात के मजबूर थे, सरकार उनके लिए काम नहीं करती थी, या वो चाहते थे कि उनके लिए ये काम हो लेकिन वो उनके लिए नहीं होते थे, तो इस वजह से वो अपराध का रास्ता चुन लेते थे। और इनको उस समय बोला जाता था ठग। और इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम था बेहराम ठग का। अगर हम इसे उस दौर का बेरहम ठग भी कहें तो शायद बुरा नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि इसके बारे में यह बताया जाता है कि ये एक अकेला ऐसा ठग था जिसने 900 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और वो भी बिना किसी हथियार के। अब आप थोड़ा सा खुद सोचिए कि अगर आपके पास कोई हथियार नहीं है तो आप कितने लोगों को मार सकते हैं? शायद एक को भी नहीं, क्योंकि सामने वाला भी आत्मरक्षा में कुछ ना कुछ हरकत करेगा जरूर। लेकिन ये एक ऐसा ठग था कि ये बिना किसी हथियार के इसने 900 से ज्यादा लोगों को मार दिया। और ये सिर्फ अंग्रेजों की डायरी में रिकॉर्ड है। ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये आंकड़े 900 से कहीं ज्यादा ऊपर थे। तो क्या है इसकी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। अब इस ठग की कहानी शुरू होती है 1790 से, क्योंकि देखो ये बात सबको पता है कि 1790 तक जो मुगल थे उनके पैर भारत से उखड़ने लगे थे और अंग्रेज यहां पर आ रहे थे। लेकिन उनका नजरिया था, वो साफ था, उनका एम बिल्कुल क्लियर था कि उन्हें भारत पर लंबे समय तक राज करना है। तो एक बिल्कुल वो अपनी रणनीति के अनुसार यहां पर आ रहे थे शासन करने। अब जब उन्होंने शासन करना शुरू किया, सारी चीजें बिल्कुल यथावत चल रही थी, जैसा वो चाहते थे, लोगों पर शासन कर रहे थे। लेकिन इस बीच उन्हें एक देश की स्थिति को लेकर एक थोड़ी सी खटक महसूस हुई कि लोग गायब हो रहे हैं। अब गायब हो कहां से रहे हैं? उन्होंने सोचा कि क्यों ना जब हम इस देश पर राज कर रहे हैं, एक ही सरकार है और कुछ गिने चुने लोग हैं, क्योंकि आबादी बाद में बढ़ी है, पहले कम ही लोग रहा करते थे। अब जब अंग्रेजों ने इस बारे में पता लगाने की कोशिश की कि लोग धीरे धीरे क्यों गायब हो रहे हैं, तो उन्हें एक चीज बड़ी अजीब लगी। वो ये थी कि जो लोग गायब हो रहे हैं वो कोई आम लोग नहीं थे, वो भारत के बड़े बड़े व्यापारी थे। और उस समय जो व्यापारी संघ होता था वो पैदल एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य झुंड बनाकर चलते थे, ताकि वो अपना बिजनेस चारों तरफ फैला सके और अपने व्यापार को बढ़ा सकें। अब उन्हें ये चीज खटक गई कि भारत के व्यापारी को या तो कोई निशाना बना रहा है या फिर वो भारत छोड़कर जा रहे हैं, उनके शासन में कोई कमी है। अब अंग्रेजों ने इसका पता लगाने के लिए एक पुलिस फोर्स बनाई, क्योंकि जब इतना बड़ा व्यापारियों का जो संगठन है, जो पूरा का पूरा ग्रुप है, वो गायब हो रहा है। और कमाल की बात यह थी कि जितने भी लोग गायब हो रहे थे उनकी किसी की लाश भी नहीं मिलती थी। और ये जो बेहराम ठग है, ये जो ये सारे कारनामे कर रहा था, इसका एक रिकॉर्ड रहा है कि इसने 50 साल तक, हालांकि इसने राज तो ज्यादा किया है, लेकिन 50 साल का जो इसका पीक टाइम था, उस टाइम में इसने जितने भी अपने शिकार किए हैं, इसके जितने भी विक्टिम रहे हैं, इसने किसी एक की भी लाश किसी को नहीं दिखाई या उसका पता ही नहीं लगने दिया। अब उसने, हालांकि जब वो बाद में पकड़ा गया, उसने इस चीज की को बताया भी कि वो लाश को कहां फेंकता था, कहां दफनाता था, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जब इसके लिए एक पुलिस फोर्स का निर्माण हुआ, पुलिस फोर्स का गठन हुआ कि भाई आप जाओ और इन लोगों का पता लगाओ कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से गायब हो रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद अंग्रेजों को खबर लगती है कि जो ये पुलिस फोर्स इनकी बनाई गई थी वो पुलिस फोर्स ही गायब हो गई है। अब इसमें अंग्रेजों को बड़ा अचंभित हुआ कि ये तो व्यापारी भी नहीं थे, ये तो सारे अंग्रेज थे और वो भी पुलिस फोर्स, लेकिन ऐसा क्या है कि जो पुलिस फोर्स भी गायब हो गई। अब अंग्रेज और ज़्यादा परेशान हो गए। तो जो बड़े अधिकारी हैं, इन्होंने सोचा कि ये जो बेल्ट है जहाँ से लोग गायब हो रहे हैं, खासकर दिल्ली, जबलपुर, नोएडा,
भोपाल, ये जो पूरी बेल्ट थी, यहाँ से लोग अक्सर, यहीं से लोग ज़्यादातर गायब होते थे, तो इन्होंने सोचा क्यों ना इस पूरी बेल्ट पर नज़र बनाकर रखी जाए। अब इसके लिए वो बाहर से, जो इनका अपना देश था, वहाँ से 5 बड़े डिटेक्टिव, जो 5 नामी डिटेक्टिव थे, जो कहते थे कि अगर किसी केस में ये लोग घुस जाएं तो उस केस को सोल्व कर कर ही दम लेते हैं, तो इन्होंने उनको बुलाया और उनसे सारी बातें बताई कि भाई ऐसे ऐसे हमारे व्यापारी भी गायब हो रहे हैं, हमने एक पुलिस फोर्स का गठन किया था, वो भी गायब हो गई, तो आप इसका पता लगाइए। अब ये 5 डिटेक्टिव अपने काम पर लग जाते हैं। अक्सर देखा भी यही जाता है कि अगर कोई ब्लाइंड केस मिस्ट्री हो या कोई और अन्य केस हो, ऐसे बहुत से केस हैं वैसे तो, जहां पुलिस को छोड़कर डिटेक्टिव को केस दे दिए जाते हैं या कोई उसके लिए स्पेशल सेल का गठन होता है। तो ये एक तरीके से पुलिस की परंपरा ही कहेंगे कि जब कोई क्राइम का लेवल इनके लेवल से ऊपर चला जाता है तो ये फिर उनको हायर करते हैं और वो फिर आगे केस की सुनवाई करते हैं, उसकी केस की तहकीकात करते हैं। अब वो 5 डिटेक्टिव काम पर लगते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद पता लगता है कि वो जो 5 डिटेक्टिव मंगाए थे केस को सोल्व करने के लिए, अब वो 5 के 5 गायब हैं। अब इसके बाद अंग्रेजों और ज़्यादा परेशान हो गए कि यार ऐसा क्या है, कौन है कि हमारे पहले पुलिस फोर्स बनाई उसको गायब कर दिया, हमारे व्यापारियों को गायब कर दिया, और उसके बाद जो हमारे 5 डिटेक्टिव थे, जो इंग्लैंड के बड़े 5 डिटेक्टिव थे, उनको भी गायब कर दिया। हालांकि जो शिकारी थे वो खुद शिकार हो गए। अब इनमें सब में सबसे कमाल की बात यह थी कि वो लाश किसी की नहीं मिलती थी, 5 की क्या, वो तो किसी की भी नहीं मिली। अब अंग्रेज थोड़ा परेशान हो गए कि यार आखिर ऐसा हो क्या रहा है, लोगों को आसमान खींच रहा है या धरती निकल रही है, वो सब परेशान थे। तो इसके लिए अब उन्होंने इंग्लैंड में फिर से गुहार लगाई और इन्होंने इस बार एक ऐसे अधिकारी को बुलाया जिसके उस समय में बहुत ज़्यादा चर्चे थे इन केस को लेकर, और उस समय उस अफसर का नाम गूंजता था कि अगर ये अफसर आ जाए तो अच्छों की खाट खड़ी हो जाती है। तो उन्होंने यहां बुलाया और इस अफसर का नाम था कैप्टन विलियम्स लेमन। अब जब अंग्रेजों ने कैप्टन विलियम्स लेमन को बुलाया यहाँ, तो इस समय टाइम हो गया था 1809। अब करीब 17-18 साल थे जब अंग्रेज पूरी तरीके से परेशान थे और इसको बुलाया गया। तो अंग्रेजों ने इसके साथ बैठक की और इसे बताया कि भाई ऐसे ऐसे दिल्ली, जबलपुर और ये भोपाल वाली जो पूरी बेल्ट है, यहाँ से लोग गायब हो रहे हैं। अब चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, डिटेक्टिव हो या फिर कोई व्यापारी। अब इसको लेकर विलियम्स ने 1809 में पहली बार भारत में एक डिपार्टमेंट बना ठग्स और डकैती का। अब ये वो समय था जब इस डिपार्टमेंट की स्थापना हुई और इसका मेन उद्देश्य यही था कि अगर कोई ठगी होती है या कोई डकैती होती है तो इसके बारे में इसको पता लगाया जाए। अब इसको जो लीड कर रहा था वो कैप्टन विलियम्स लेमन ही था। अब इसके लिए एक मेन ऑफिस खोला गया, वो ऑफिस जबलपुर में ही खोला गया। अब जब इसने अपनी पड़ताल शुरू की तो क्योंकि उस समय ज़्यादा रोड तो थी नहीं, तो एक ही रास्ता था। अगर किसी को कहीं जाना भी पड़ता था भारत में, नॉर्थ से इधर की तरफ भी अगर कहीं को जाना पड़ता तो वो उसे जबलपुर, दिल्ली ये सब क्रॉस करके जाना होता था। अब ज़्यादातर जंगल ही थे, सिर्फ एक ही मेन रास्ता था। तो विलियम्स ने क्या काम किया कि जो पूरा रास्ता था दिल्ली, जबलपुर, भोपाल का, इसने पूरे रास्ते के आसपास के जितने भी जंगल थे वो सारे साफ करवा दिए, बिल्कुल सारे पेड़ कटवा दिए, वहाँ बिल्कुल प्लेन एरिया वो कर दिया। अब इसने अपने कुछ लोगों की टीम बनाई और उस टीम को कहा कि तुम यहाँ पर दिन रात चक्कर लगाओ और तुम ये पता लगाने की कोशिश करो कि यहाँ कोई है जो लोगों को गायब कर रहा है या क्या, क्योंकि वो जानता था कि ये जो लोग हैं जो लोगों को गायब कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं जंगल का सहारा ले रहे हैं। अब इसकी टीम ने आना जाना शुरू किया। खैर इनको किसी ने रोका टोका तो नहीं, पर इस दौरान उन्हें एक चीज़ पता लग गई कि ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं ये कोई ठगों का ग्रुप है। अब ये पहली बार था कि किसी अंग्रेज अधिकारी को ये बात पता थी कि ये जो लोग गायब हो रहे हैं ये ठगों के ग्रुप की वजह से हो रहे हैं, ये ठगों का ग्रुप उन लोगों को गायब कर रहा है। अब जब ठगों के ग्रुप की बात सामने आई तो विलियम्स ने अपने ही जासूसों से कहा कि तुम अब अलग अलग बट जाओ, अलग अलग क्षेत्र में चले जाओ और ये जो ठगों का ग्रुप है इसमें कितने लोग हैं और ये सब क्यों कर रहे हैं, इन सब का पता लगाने की कोशिश करो। अब इसके जासूस अपने काम पर लग गए। तो तब धीरे धीरे जो शुरुआती जांच हुई उसमें ये चीज़ें सामने आई कि ये जो पूरा ग्रुप है ये 200 लोगों का ग्रुप है। अब जरा आप खुद सोचिए कि कहीं अगर 200 लोग आजकल के टाइम में, अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर आजकल के टाइम में 200 लोगों की बारात भी आती है तो वो पूरे आसपास के एरिया में वो चर्चा का विषय बनता है कि इतनी बड़ी बारात थी। अब जरा उस समय सोचिए कि 200 लोगों का ग्रुप कैसा रहा होगा, और वो चाहे कितना ही बड़ा झुंड क्यों ना हो, चाहे वो व्यापारियों का हो चाहे पुलिस टीम का हो, तो 200 लोगों के सामने तो वो बोने ही साबित थे। अब इसके बारे में फिर उन्होंने और तहकीकात पता की कि इनका लीडर कौन है। तो उस तहकीकात में ये बात सामने आई कि इन सभी जो 200 लोगों का जो ग्रुप है उसका लीडर है बेहराम ठग। इसके बारे में पता लगाने का आदेश दिया गया।
तो इसकी जो जांच हुई बेहराम ठग के बारे में, तो बताया कि 1765 में ये जबलपुर के एक गांव के पास पैदा हुआ था, और जब गांव को इसने बड़ा होते ही छोड़ दिया और ये ठग बन गया। तो उसकी पूरी टीम ने जब बेहराम के बारे में पता लगाया, तो अब जो जो चीज़ें उनके सामने आई, अब मैं तो आपको थोड़ा सा उसके बेहराम के बारे में बताता हूँ। 16-17 साल तक तो ये बिल्कुल सीधा साधा लड़का था, इसके बारे में ना तो कोई इसका कोई खराब रिकॉर्ड था ना कुछ। लेकिन इस दौरान उसे एक आदमी मिलता है, हालांकि उस टाइम तक वो बड़ा ठग था, सईद आमिर अंसारी। अब ये जो शख्स था, ये हालांकि इससे बेहराम ठग से काफ़ी उम्र में बड़ा था, करीब 25-26 साल के आसपास ये बड़ा होगा। तो ये उस समय क्या करता था कि इसने बहला फुसलाकर बेहराम ठग को अपने साथ लिया, और ये जो उस समय व्यापारी होते थे, जो इक्का दुक्का व्यापारी कभी कभार इधर उधर जाते थे और वो रास्ता भटक जाते थे, क्योंकि उस समय गूगल मैप तो होता नहीं था। अब जो रास्ता भटक गए उनको अपने पास ये बहाना देकर बुलाते कि आओ हमारे पास बैठो, हम तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे, और उसके साथ लूटपाट करके उसे मारकर फेंक देते थे। अब ये धीरे धीरे एक के साथ हुआ, फिर दो के, फिर तीन के, तो ये इस काम में इन्हें मजा आने लगा और ये बार बार उस काम को करने लगे। अब इस दौरान इनकी एक साथी भी बनी, उस साथी का नाम था डोली। हालांकि वो एक ब्रिटिश अधिकारी की लड़की थी, और इन दोनों ने सईद आमिर अंसारी ने और बेहराम ठग ने बहला फुसलाकर इसे अपने साथ लिया, और इसके साथ भी 2-3 लूट को अंजाम दिया। तो इस काम में डोली को भी मजा आने लगा। लेकिन धीरे धीरे वो इन तीनों की जोड़ी नहीं चली और ये बाद में टूट गई। लेकिन अब जो ग्रुप में थे तो सिर्फ ये दोनों लोग थे, बेहराम और आमिर। अब इन्होंने सोची कि कब तक ये छोटी मोटी चोरी करते रहेंगे, क्यों ना अपना एक गैंग बनाया जाए। अब इन्होंने आसपास के गांव के जितने भी लड़के थे सबको एक साथ लिया और अपना एक पूरा गैंग बनाया। लेकिन अब इसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते रहे और अपराध के दुनिया में आगे निकलते रहे। अब जो ग्रुप जो ठगी करते थे, पहले एक व्यापारी के साथ, फिर 2 व्यापारी के साथ, लेकिन जब इनका ग्रुप बढ़ता चला गया तो फिर ये जो पूरा व्यापारियों का गठन, जो संगठन जाता था, व्यापारियों का ग्रुप जाता था, अब ये उस ग्रुप को घेर कर उनके साथ लूटपाट किया करते थे। अब धीरे धीरे जब अंग्रेज इनसे परेशान होने लगे, विलियम्स आ गया, तो इन्हें विलियम्स के बारे में पता लगता है कि भाई कोई एक अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है और तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, तो इसलिए, और उसने तुम्हारे चक्कर में आकर हाईवे के आसपास के सारे जंगलों को भी हटा दिया है। अब जो बेहराम ठग का जो ग्रुप है वो एक नया तरीका ईजाद करता है, और वो तरीका होता है कि अब ये जो लूटपाट करेंगे वो व्यापारियों के भेष में ही करेंगे। यानी कि अब जो भी आगे की घटनाक्रम होंगे वो सिर्फ व्यापारियों के साथ ही होंगे, लेकिन व्यापारी के भेष में। अब इन्होंने क्या काम किया, क्योंकि पहले लूटपाट तो इन्होंने करी रखी थी, उनके सामान इनके पास थे, तो ये 25-30 लोग मिलकर एक व्यापारियों का वेश धारण करते और उसमें कच्चा माल वगैरह के, हाँ भाई अगर आगे से कोई पकड़ ले या कुछ पूछताछ करे तो इनके पास कुछ दिखाने के लिए हो, तो इसलिए अपने साथ थोड़ा सा कच्चा माल भी रखते थे, खाना पीना भी रखते थे। वैसे ही बैग टांग कर रखते थे कि भाई हाँ चलो किसी देखने वाले को लगे, अधिकारियों को लगे कि हाँ भाई ये एक व्यापारियों का ही गिरोह है। तो जब भी इन्हें पता लगता कि इस रूट से कोई व्यापारियों का गिरोह आने वाला है, तो ये अपना व्यापारियों के भेष में वहाँ जाते और धीरे धीरे उनके पास चले जाते थे। अब जैसे 2 ग्रुप मिलते थे, क्योंकि पहले के लोग पहले काफ़ी मिलनसार हुआ करते थे, ये तो अभी चलने लगा कि कोई रास्ते में जा रहा है, किसी अनजान से बात ना करो, किसी का दिया हुआ कुछ खाओ मत। लेकिन पहले के लोग थे वो बहुत मिलनसार होते थे, वो एक दूसरे से बात करना काफ़ी पसंद करते थे। अब इसी सिलसिले में जब एक व्यापारियों का ग्रुप दूसरे व्यापारी से मिलता था तो उनके बीच बात होती थी कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कि हाँ अच्छा हम इस व्यापार के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे वे रुकते, 1-2 दिन साथ रुकते। वो जो इसका ठग वाला गिरोह है जो व्यापारी बनकर गया था, वो धीरे धीरे उन पर हावी होता, उनसे बातचीत करनी शुरू करता। अब जैसे यारी दोस्ती में होता है कि अब तो आजकल तो सिगरेट का और बीड़ी का ज़माना हो गया, लेकिन पहले हुक्का ज़्यादा चलता था, हुक्का ज़्यादा पीते थे। तो बेहराम ठग जो है वो जो असली वाले व्यापारियों का ग्रुप है उनसे ऐसे दोस्ती के लिए वो कहता था कि तुम मेरे लिए हुक्का बना कर लाओ। अब क्योंकि नई नई दोस्ती हुई है तो कोई मना भी नहीं करता था, तो वो उसके लिए बेहराम ठग के लिए हुक्का भरकर लाते थे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बेहराम ठग हुक्का पीता था तो उसका जो पूरा ग्रुप है, जो पूरे व्यापारी हैं, जो नकली व्यापारी बनकर आए थे, वो समझ जाते थे कि अब मारकाट शुरू होने वाली है और जो असली व्यापारी हैं उनके साथ लूट का खेल अब हम शुरू करेंगे। और देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बेहराम ठग था ये लोगों को मारने का हर बार एक ही तरीका बनाता था। मतलब 40 से 50 साल का जो इसका पूरा करियर रहा है, इसने जितने भी लोगों को मारा है, जो आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो 931 लोगों की इसने जान ली है,
और उन सभी की जो इसने जान ली है वो उसका एक ही तरीका है, वो था रुमाल से गला घोट कर मारना। अब उसका तरीका ये था कि ये जो इसका ग्रोह था वो एक आदमी को पकड़ते, एक आदमी उसके हाथ पकड़ता और एक आदमी उसके पैर पकड़ता था। अब इसके बाद काम शुरू होता था बेहराम ठग का। इसका एक रुमाल था जो कहते हैं कि इसने 50 साल के करियर में वो रुमाल कभी नहीं बदला। पीले रंग का वो रुमाल था। उसमें क्या करता था कि मान लिया अगर जैसे अपने हाथ से समझाऊं कि ये 4 कोने रुमाल के हैं, तो वो एक इस कोने पर और एक इस कोने पर सिक्के में गांठ मार कर रखता था, ताकि जब वो किसी का गला घोंटे उसे टाइट से करे तो उसके हाथ से ग्रिप छूटे ना, वो सिक्का हाथों में फंस जाए। तो ये ऐसे ही करता था, उसके गले पर रुमाल का लपेटा देकर उसे जोर से खींचता और तब तक खींचता कि जब तक उसकी जान ना चली जाए। अब ये सारी चीज़ें चलती रहीं और वो लोगों को मौत के घाट एक के बाद एक उतारता रहा और उनके साथ जो व्यापारियों के साथ उनके साथ लूटपाट करते रहे, उनकी जेब से सारा सामान निकालते। अब देखो यहाँ एक चीज़ बड़े कमाल की है, वो ये कि ये जो बेहराम ठग है, जब ये एक एक करके ग्रुप के सारे आदमियों को मारता था, इसके साथ और कोई नहीं होता था। इसके साथियों का सिर्फ काम था कि हाँ भाई तुम हाथ पकड़ लो, तुम पैर पकड़ लो, अब मारूंगा मैं। तो अगर मान लिया 25 आदमी व्यापारियों का ग्रुप है तो ये एक एक करके 25 व्यापारियों को मारता और तब तक नियम था कि कोई भी आदमी इसका वहां से हिलेगा नहीं। अब उनको एक एक करके मारता, उनके साथ लूटपाट करते और इनका फिर ये इसको लाश को ठिकाने लगाने के लिए जगह ढूंढते। अब क्योंकि जंगल तो खत्म हो चुका था, विलियम्स ने कटवा दिया था, तो अब या तो ये कुआं ढूंढते या फिर ये कोई आसपास नदी या नहर ढूंढते, या फिर ये कभी कभी तो ऐसा होता था कि अगर व्यापारियों की संख्या कम है तो ये फावले से मट्टी हटाकर ये वहीं उसको दाब दिया करते थे। लेकिन इनका एक नियम ये भी था कि जब ये जैसे व्यापारी को इन्होंने मार दिया, लूटपाट उसके साथ कर दी, मरे हुए के बाद भी ये उसके घुटने तोड़ते थे। अब पता नहीं वो इनका क्या नियम था, क्या किसको खुश करना चाहते थे कि जो इंसान पहले ही मर चुका है तुम उसको और दर्द दे दो, तो उसके घुटने तोड़ते थे। और एक इनके यहाँ एक परंपरा थी। परंपरा ये थी कि जैसे इन्होंने आदमी को मारा और या तो उनको कुएं पे दाब दिया या वो नहर में फेंक दिया या कहीं भी जमीन में गाड़ दिया, तो ये उसके ऊपर बैठकर, मतलब अगर नहर में फेंक दिया तो वहीं नहर पर बैठकर, या कुएं में फेंक दिया तो कुएं के ऊपर बैठकर ये गुड़ और काली माता की पूजा करते थे। गुड़ खाते थे और काली माता की पूजा करते थे। अब यहाँ इनके यहाँ ये परंपरा थी कि अगर चाहे कोई भी मरे या तुम किसी को मारो तो तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। अब ये तो थी इस बेहराम ठग की कहानी। लेकिन जब इसे पकड़ने के लिए विलियम्स को बुलाया गया, 1809 में विलियम्स यहाँ आया, इसने योजना बनाई अलग अलग और अपने गुरुओं से कहा कि भाई तुम इस ठग के बारे में पता लगाओ कि आखिर ये है कौन, कहाँ से आया है। तो इसे पकड़ने के लिए भी फिर अलग अलग योजनाएं बनाई गई। और ये जो बेहराम ठग का जो सिलसिला है व्यापारियों को मारने का, ये 1839 या 40 के आसपास चला। करीब इस सिलसिले को 50 साल के आसपास पूरे हो चुके थे। लेकिन विलियम्स के हाथ 1809 से 1840 तक बिल्कुल खाली थे। अब 1838-37 के आसपास इन्हें एक लीड मिलती है और लीड होती है ये जो ठग है इसके राइट हैंड सैयद आमिर की। अब ये सैयद आमिर को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो जब इससे पूछताछ होती है तो ये बताता है कि ये जो बेहराम ठग के साथ करीब 40-45 सालों से है, लेकिन इससे पहले वो जिस ग्रुप के साथ था वो ग्रुप इससे कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। अब ये सुन के विलियम्स के भी कान खड़े हो जाते हैं कि जब इसी ग्रुप ने इतना परेशान कर रखा है तो भाई वो पहले वाला ग्रुप तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। तो जब विलियम्स उससे और सख्ती से पूछताछ करता है कि तुम, हाँ भाई ये बताओ कि तुमने उन जिन व्यापारियों के साथ लूटपाट की है उनको तुम कहाँ घेरते हो, कहाँ दफनाते हो। तो जो चीज़ें रिकॉर्ड के हिसाब से पता लगी हैं वो ये हैं कि जब आमिर उन्हें उस जगह लेकर गया जहाँ पर ये लूटपाट करके शवों को फेंकते थे, तो वहाँ करीब 5 लाख से के करीब, अब जरा आप सोचिए 5 लाख के करीब कंकाल प्राप्त हुए। ये सोचने की बात है कि ये 931 का आंकड़ा तो वो है जो सिर्फ रिकॉर्ड में है। इससे अलग 5 लाख से ज़्यादा ऐसे कंकाल थे जिनको इन्होंने लूटा और उनको फिर मौत के घाट उतार दिया। अब जब ये सारे कंकाल जब पुलिस ने देखे तो पुलिस भी हैरान रह गई। तो पुलिस की उत्सुकता, खासकर विलियम्स की उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ गई बेहराम को लेकर। तो इन्होंने आमिर को टॉर्चर करना शुरू किया। अब इन्होंने इसको इतना तोड़ा कि एक दिन इसी ने ही बेहराम का पता बता दिया। अब इसी की मुखबरी पर एक दिन 1839 के शुरुआत में ही बेहराम ठग को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब जब पुलिस से इसको गिरफ्तार करती है तो बेहराम तुरंत समझ जाता है कि उसने जो क्राइम किया है, अगर ये साफ साफ नहीं बताता तो पुलिस इसको बहुत अलग लेवल का टॉर्चर करेगी, 3rd डिग्री इसको देगी। तो ये इस 3rd डिग्री से बचने के लिए साफ साफ पुलिस को बोल देता है कि देखो भाई, मुझे मारने पीटने की जरूरत नहीं है, जो जो मैंने किया है मैं वो तुमको बिल्कुल एक्यूरेट वैसे ऐसे बता दूंगा।
तो उसने अपने ग्रुप की इन्फॉर्मेशन देनी शुरू की कि इसके ग्रुप, मेरे ग्रुप में 200 से ज़्यादा आदमी हैं और हम खासकर व्यापारियों को अपना निशाना बनाते हैं। और वो जो मेरे ग्रुप के जो लोग हैं वो सारे के सारे इतने खूंखार हैं कि उन्हें, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वे उसे मारने में 2 मिनट का समय भी नहीं लेते। अब उसने जब पुलिस वालों ने इससे पूछताछ में पूछा कि भाई तुम टोटल अब तक कितने लोगों को मारा है, तो उसने एक्यूरेट बताया कि उसने अभी तक 931 लोगों की जान ली है। अब इसमें पुलिस वाले हैरान रह गए कि भाई तुम्हें एकदम एक्यूरेट आंकड़ा ऐसे कैसे याद है। तो उसने बताया कि मैं हूँ हिसाब का बिल्कुल पक्का, मैं अगर किसी को मारता हूँ तो वो भी मेरे दिमाग में रहता है, और जो हम लूटपाट करते हैं तो जो मेरे 200 आदमी हैं, एक एक आदमी का 10-10 पैसे का हिसाब भी मैं बिल्कुल एक्यूरेट लेकर चलता हूँ। तो अब ये खैर पुलिस को थोड़ा हैरान करने वाला तो था ही कि ये कैसा अपराधी है, बिल्कुल सटीकता से सारी जानकारी रखता है। खैर इसके बाद इस पर मुकदमा चला, 1839 के शुरुआत में गिरफ्तार हुआ, इसके बाद इस पर मुकदमा चला और इसे फांसी की सज़ा हो गई। अब इसकी फांसी की सज़ा में भी 2 मत हैं। एक ये कि इसको कुछ कहानियों में ये बताया जाता है कि इसको बिल्कुल सुनसान जगह पर ले जाकर फांसी दी, पेड़ से लटका दिया। अब कहीं ये भी उल्लेख मिलता है कि बहराम ठग के साथ साथ इसके 40 ठगों को और सरेआम लोगों के सामने पेड़ पर फांसी की सज़ा दी गई, ताकि लोगों के अंदर एक मैसेज आए कि कोई अगर ऐसा करेगा तो उसका हश्र ऐसा होगा। और बाकी जो उसके साथी थे, जो क्योंकि 200 का ग्रुप था और कुछ लोगों को फांसी दी गई थी, तो और कुछ लोगों को सुधार गृह में भेज दिया गया, जो अपना जीवन अच्छा जीना चाहते थे और उनकी जीने की इच्छा थी। तो ये तो थी इस बहराम ठग की कहानी। कुछ पॉइंट और भी हैं इसके बारे में। ये भी बताया जाता है कि ये जो सब कुछ करते हैं, हालांकि ये इनके पास ज़मीनें भी बहुत हैं, ये ज़मींदार लोग हैं, लेकिन ये सिर्फ 3 महीने काम करते हैं और 3 महीने के बाद, क्योंकि फसल कटने का समय 3 महीने होता है और उसके बाद ये पूरा साल खाली रहते थे, तो ये सब काम किया करते थे। साथ ही ये जो जितने भी मर्डर करते थे, ये इसको बताता था कि वो काली माता का भक्त है और उनके यहाँ परंपरा है कि वो लोगों की बलि काली माता को देते हैं, इसलिए वो ये सब करता है। और इसने पूछताछ में पुलिस को ये भी बताया था कि ये जैसे लोगों को मारता है वो इसका खानदानी पेशा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और उसको ये विरासत में मिला है। तो खैर अब ये थी इस पहले सीरियल किलर की कहानी। कहने को तो इसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में भी दर्ज है कि एक ऐसा सीरियल किलर जो एक ही तरीके से जिसने 931 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। खैर इसको इसके करे की सज़ा मिली, और ये चीज़ें भी पहले से ही चलती आ रही हैं कि चाहे तुम किसी भी दौर के अपराधी रहे हो, तुम अगर अपराधी साबित होते हो तो तुम्हें उसके हिसाब से सज़ा ज़रूर मिलेगी, और इस अपराधी के साथ भी यही हुआ। तो ये बहराम ठग की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए क्राइम से रिलेटेड सभी स्टोरियाँ आपको दिखाते हैं। अब मुझे और मेरे कैमरामैन हर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।